माहवारी के समय अत्यधिक दर्द होना और गर्भ ना धारण कर पाना एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयाला जैन और हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दर्दनाक समस्या की, जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। और इससे जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ़ें हैं, डायग्नोसिस कैसे करा जाए और इनफर्टिलिटी की जो दिक्कत है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, ये हमारे गर्भाशय की एक ऐसी समस्या है जिसमें यूट्रस के अंदर की जो झिल्ली होती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वह अंदर की जगह बच्चेदानी से बाहर निकल के और ऑर्गन्स के ऊपर जम जाती है और वहाँ पे वो खून प्रोड्यूस करती है जब जब आपकी माहवारी आती है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और ये खून होते होते बाकी ऑर्गन्स को भी चिपका देता है। ये आखिर होता क्यों है? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी भी हमें नहीं है। इसको हम ज़्यादातर कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब कई महिलाओं में जब माहवारी आती है तो अंदर की झिल्ली से जो खून का रिसाव होता है वो यूजुअली बाहर आता है। कभी कभी कुछ खून उल्टा रेट्रोग्रेड तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से अंदर पेट में भी जाता है। लेकिन जो नॉर्मल महिला है उसमें ये खून अंदर ही अंदर जो हमारे फेगोसाइट्स और सेल्स होते हैं, हमारे शरीर के जो तत्व होते हैं, वो उन्हें पचा देते हैं और बीमारी नहीं उत्पन्न होती। लेकिन वो महिलाएं जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या जेनेटिक एक कंपोनेंट है, उनमें ये खून अंदर ही अंदर जम जाता है और आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी को जन्म देता है। क्या क्या एरियाज हैं, क्या क्या हमारे ऑर्गन हैं जो अफेक्टेड होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में? सबसे पहले तो गर्भाशय, जहाँ पे ये बीमारी शुरुआत होती है। ये अंदर की जो झिल्ली है एंडोमेट्रियम, इसका टिश्यू अंदर यूट्रस के दीवार में जाके खून की छोटी छोटी गांठें बना देता है, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। उसके बाद ये बाहर जाके अंडेदानी के ऊपर जम जाता है और खून की गांठें, जिनको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, उसका रूप ले लेता है। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर भी खून जमने की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स अंडेदानी से व बच्चेदानी से चिपक जाती हैं और इनका ब्लॉकेज भी हो जाता है। उसके अलावा आंतें और आगे पेशाब की थैली पे भी और पेरिटोनियम, मतलब अंदर की पूरे पेट की झिल्ली पे भी इसका जो है अफेक्ट देखा गया है, और वो छोटे छोटे खून के चिकत्तों से लेके बड़ी बड़ी खून की गांठों तक का रूप ले सकते हैं। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, मतलब कि मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ग्रेड। इसके हिसाब से कि कौन सा हमारा अंग जो है वहाँ अफेक्ट हुआ है और उसके अंदर जो खून की गांठ है उसका साइज़ कितना है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि महिला को मिनिमल मतलब कम बीमारी है, माइल्ड भी कम बीमारी है, मॉडरेट और सीवियर मतलब स्टेज 3 और 4 मतलब कि ज़्यादा सीवियर बीमारी है। तो ये तो था कि होता क्यों है और क्या क्या ग्रेडिंग है। लेकिन वो क्या लक्षण हैं जिनकी वजह से आपको ये शक होना चाहिए कि कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है? तो कुछ जो बहुत ज़रूरी लक्षण है, सबसे पहला आपके मासिक धर्म के दौरान, मतलब कि आपके पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द होना। यह दर्द जो स्वाभाविक दर्द होता है उससे कुछ अलग होता है, क्योंकि स्वाभाविक जब दर्द होता है लड़कियों को, ज़्यादातर वो जो महीना है उसकी शुरुआत जब होती है रक्त प्रवाह के साथ साथ वो होता है और एक दिन में ठीक भी हो जाता है, जो नॉर्मल दर्द है, और महिला को इतना दर्द नहीं होता कि वो काम ना कर सके या उसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस का दर्द होता है, सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा अधिक तीव्र होता है। वो माहवारी शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले भी शुरुआत हो सकती है। नीचे जो पेट है उस जगह पे तेज़ दर्द होता है, पीठ पे भी दर्द हो सकता है, और साथ में ये दर्द माहवारी के ब्लीडिंग शुरू होने के बाद भी और ख़त्म होने के बाद भी बना रहता है। धीरे धीरे ये दर्द क्रॉनिक पेल्विक पेन का रूप भी ले सकता है, मतलब कि ये महिला पूरे टाइम सीवियर पेन से पीड़ित रहती है और नीचे का हिस्सा होता है जो पेट का, वो सूजा रहता है और दर्द से भरा रहता है।
तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि पेन, दर्द एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है इस बीमारी का। दूसरी चीज़ निसंतानता। कई कपल्स देखा गया है आजकल, जो हमारी जो नेशनल काउंसिल्स हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो स्टडीज़ करते हैं, और उन्हें पता चला है कि 25 से 50% महिलाएं जो कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें 25 से 50% महिलाएं जो हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस कारण है इनफर्टिलिटी का। तो ये बहुत ज़रूरी कारण है। तो अगर आपकी माहवारी जो है बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और साथ में आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। उसके अलावा तीसरा लक्षण है यौन संबंध के समय अत्यधिक दर्द होना। ये महिलाएं पोस्ट कॉइटल सिवियर पेन की हिस्ट्री देती हैं, और कभी कभी यौन संबंध के बाद महिला को चक्कर भी आ सकता है, वो बेहोश भी हो सकती हैं सिवियर पेन की वजह से। उसके अलावा बाकी लक्षण जो हैं वो है पेशाब के दौरान और इवन मल, मतलब कि लेटरिन जाने के टाइम पे भी सिवियर पेन हो सकता है, जो पूरा मरोड़ की तरह आंत पूरी आपकी दर्द करती है, और साथ में पीठ दर्द भी होता है। उसके अलावा ये महिला जो पीड़ित है एंडोमेट्रियोसिस से, उसे हमेशा एक थकान बनी रहेगी, हमेशा क्रॉनिक फटीग कहते हैं हम इसको, वो रहेगा, और हमेशा एक निचले हिस्से में योनि की तरफ दर्द बना रहेगा। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो हैं एंडोमेट्रियोसिस के। तो जब ये लक्षण किसी में होते हैं तो कई बार महिलाएं इसको इग्नोर भी करती हैं। हमने देखा है कि इस बीमारी की जागरूकता अभी भी पब्लिक में बहुत कम है, और इनफैक्ट कई डॉक्टर्स भी हैं जो अभी भी जागरूक नहीं हैं इस बीमारी के संबंध में। तो इसलिए मेरी ये अपील है सबसे कि अगर आपको कभी भी अत्यधिक दर्द हो रहा है पीरियड्स में या यौन संबंध के टाइम पे, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और इसका डायग्नोसिस बनवाइए। तो कैसे कैसे हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ है एग्जामिनेशन, मतलब कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपका चेकअप करेंगी। नॉर्मल चेकअप जो हम करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन कहते हैं, इंटरनल चेकअप, उसमें भी कई बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो पता चलती हैं, जैसे कि तेज़ दर्द होना। जब एग्जामिनेशन करा जाता है उस समय अगर महिला को जो गर्भ है, जो बच्चेदानी है, उसमें अगर तेज़ दर्द होता है तो वो एक लक्षण है। उसके अलावा नीचे लेट्रिन के और यूट्रस के बीच में जो थैली होती है वहाँ पे कभी कभी खून की गांठें भी महसूस होती हैं। उसके अलावा अगर अंडेदानी तक आपका एंडोमेट्रियोसिस फैल चुका है तो अंदर जो बच्चेदानी के इर्द गिर्द हमें भारीपन और गांठें भी महसूस हो सकती हैं। ये तो पहली चीज़ थी। सेकंड नंबर का बहुत ज़रूरी जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव टूल है उसका नाम है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हो सकता है, उसके अलावा ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी जो TVS कहते हैं जिसे, उसके द्वारा भी बहुत अच्छे से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि बच्चेदानी में पूरी सूजन होती है और एडिनोमायोसिस मतलब खून के चिकत्तों की बीमारी दिखती है, अंदर की झिल्ली, अंदर की मायोमेट्रियम सभी अफेक्टेड होती है, और पूरा यूट्रस का आकार बड़ा हो सकता है, खून से भरा हुआ हो सकता है। उसके अलावा आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक होके सूजी दिख सकती हैं, और अंडेदानियों में खून की गांठें जिसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं वो नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जब आपका अगर अल्ट्रासाउंड पे ही डायग्नोसिस बन जाता है, लेकिन अगर आपको स्टेजिंग देखनी है और ये देखना है कि कहीं आपकी आंत, आपका लेट्रिन का रास्ता, पेशाब की थैली और बाकी चीज़ें कहीं अंदर जुड़ी भी तो नहीं है उससे, तो आपको MRI की भी सलाह दी जा सकती है। तो ये 3 जो डायग्नोस्टिक टूल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा एक खून की जांच होती है जिसको CA-125 कहते हैं। ये खून की जांच काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वैसे ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन एक बहुत अच्छे से हमें मदद करती है। एक तो सीवियरिटी देखने के लिए, और दूसरा इवन फॉलोअप में, मतलब कि महिला इलाज को जब रिस्पॉन्ड कर रही है तो ये लेवल कम हो रहा है या नहीं। तो एक तरीके से ये एक ट्यूमर मार्कर है जो एक्चुअली कैंसर्स में बढ़ता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में भी ये बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस की अल्ट्रासाउंड और MRI की पिक्चर प्लस CA-125 की पिक्चर इस तरीके से होती है कि मरीज़ यूजुअली घबरा जाता है, कई डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये ओवेरियन कैंसर तो नहीं है कहीं। तो सबसे ज़रूरी जानने की बात है कि आप घबराइए नहीं, ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस कैंसरस नहीं होते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो है तो बहुत क्रॉनिक, मतलब कि लंबे समय तक भी रहती है और बार बार भी आती है, लेकिन
तुरंत इसमें कैंसर के लक्षण नहीं दिखते। कैंसरस चेंजेस बहुत कम % में पाए जाते हैं और आगे चल के बहुत लंबे टाइम से अगर किसी महिला में ये खून की गांठ है तो कैंसरस चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंडोमेट्रियोसिस की जब हमने ग्रेडिंग कर ली, इसका डायग्नोसिस कर लिया, तो आगे ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट का सबसे ज़रूरी जो बेसिस है वो ये है कि ये हो किसको रहा है। सबसे पहली है उम्र, किसको हो रहा है। हम देखते हैं कि 18 साल के बाद 45-50 तक की भी लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एज बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई यंग लड़की अनमैरिड आती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस है और उसके ओवरी में गांठें हैं, तो हम पहला चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं वो है दवाइयाँ। उसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरी की लेडी है जो एंडोमेट्रियोसिस से या गांठों से बहुत लंबे समय से पीड़ित है, तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, कितना लंबे समय से उसको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करा जाएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है निसंतानता, मतलब इनफर्टिलिटी। अगर कोई महिला है जो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है और उसको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तब हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी को टाइम से इलाज करना और उसे जल्दी काबू में पाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोई महिला है जो अपने 40-45 के आगे निकल गई हैं और उनके बच्चे भी हैं और दर्द की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कैंसरस जो टेस्ट है वो नॉर्मल आए हैं, तो उनमें हम मेडिसिन से भी देख सकते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है दवाइयाँ। इनफैक्ट आई वुड से कि दवाइयों से भी पहले हम अगर देखें तो लाइफस्टाइल जो हमारे जीवन शैली है उसके बारे में भी हम 2-3 बातें कर सकते हैं। तो दवाई लेने से पहले भी मैं आपको बताऊंगी कि इस बीमारी में भी आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आप तुरंत रोकिए इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस बीमारी को बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रेस। आजकल हम देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में और ज़्यादा व्यस्त महिलाओं में ज़्यादा होता है। जो महिलाएं स्ट्रेस से पीड़ित हैं उनमें भी ये ज़्यादा पाया जा रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ एज ऑफ मैरिज। हम देख रहे हैं आजकल कि लड़कियां देर में शादी कर रही हैं और कभी कभी बच्चे उनको नहीं करने हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको फुर्सत ही नहीं है अपने लिए, तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि अपना खान पान क्लीन करिए, अच्छा खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए और अपना स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल और चाय और कॉफ़ी को कम करिए। इसके अलावा ओमेगा, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन भी इसमें मदद करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर किसी महिला में पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको हम पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें NSAIDs जो हैं उनका बहुत अच्छा रोल देखा गया है, क्योंकि ये सूजन को भी कम करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम जाके जब चिपकती है तो हर बार जब आपके पीरियड्स में आपका हार्मोन ऊपर नीचे होता है तो इससे खून का रिसाव होता है और अंदर अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, जो धीरे धीरे सब चीज़ों को अपना चिपकाने लगता है। तो इसीलिए NSAIDs जो हम देते हैं, दर्द की दवाइयाँ, ये इनका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। लेकिन एक लिमिट तक ही आप पेन किलर्स दे सकते हैं, नहीं तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स, लिवर और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, उसका नाम है प्रोजेस्टिन थेरेपी। प्रोजेस्टेरॉन्स की बहुत नई आजकल दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में और इनका बहुत अच्छा रोल है इस बीमारी को रोकने में। उसके अलावा GnRH एनालॉग्स, तो ये इंजेक्शंस हैं जो आपको दिए जाएंगे आपके डॉक्टर के द्वारा। ये डिपो प्रेपरेशंस होती हैं जो हर महीने एक इंजेक्शन लगता है या 3-3 महीने में भी एक स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगता है। इन दवाइयों का प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी और जो GnRH थेरेपी है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये एंडोमेट्रियोसिस जो है, उसके जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उसको कम्प्लीटली दबा देता है, जिससे कि अंदर पनप रहे खून की गांठें और जो एंडोमेट्रियोसिस है वो बंद हो जाता है या दब जाता है। लेकिन
क्योंकि इसका असर एंडोमेट्रियम पे होता है, तो बच्चेदानी के बाहर की झिल्ली को जब ये सुखा रहा है तो यूट्रस के अंदर की झिल्ली को भी सुखाता है। इसलिए एक बहुत कॉमन हम साइड इफेक्ट इनका देखते हैं, वो है कि कई महीनों तक महिला को पीरियड बंद हो जाते हैं। तो अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है और इस तरीके से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और अगर आपका महीना बंद हो गया है माहवारी, तो आप घबराइए नहीं, ये एक जस्ट एक अफेक्ट है, लाइक अ साइड इफेक्ट है आपकी मेडिकेशन का, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये दवाइयाँ क्या करती हैं, एक तरीके से सूडो मेनोपॉज का एक स्थिति क्रिएट करती हैं जिसमें हमारी सारी कोशिकाएं जो हैं, जो एक्टिवेटेड हैं, उनको दबा देती हैं। ये तो थी दवाइयाँ, और डेफिनेटली इनमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है, नई नई तकनीकें, नई नई रिसर्च हो गई हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जो पहले नहीं होती थी। तो इससे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है दर्द। तो दर्द में डेफिनेटली बहुत महिलाओं को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसके अलावा कई महिलाएं हैं जो रेक्टोवजाइनल या हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित होती हैं। डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है जब आपके लेट्रिन के रास्ते और आपके यूट्रस मतलब योनि के बीच का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह के चिपक जाता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, जिसकी वजह से इन महिलाओं को बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा दर्द ही रहता है, हमेशा दर्द बना रहता है। और कभी कभी ये जो दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने बताया है ये भी असर नहीं करती। तो ये महिलाएं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती हैं और इनको तब कुछ नहीं सूझता, ना फर्टिलिटी ना कोई और चीज़ें, और ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपना दर्द का निवारण ढूंढती हैं। इन महिलाओं के लिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लैप्रोस्कोपी या ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जो हम करते हैं ऐसी महिलाओं में उसे लैप्रोस्कोपी कहा जाता है। ये दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करा जाता है और तकनीक इतनी अच्छी हो चुकी है कि कोई ज़रूरत नहीं कि कोई महिला अपना पूरा पेट पे चीरा लगवाए इस बीमारी के लिए। लैप्रोस्कोपी एक करामाती टूल है और सबसे पहले जो हमने डायग्नोसिस की बात करी, लैप्रोस्कोपी से डायग्नोसिस भी हो जाता है कि बीमारी की स्टेज क्या है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे हमें कम दिख रहा है बीमारी, मतलब कि अंडेदानी में हो सकता है सिर्फ एक खून की गांठ दिख रही है, लेकिन जब हम दूरबीन द्वारा उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये बीमारी पूरी तरीके से अंदर फैली हुई है और स्टेजिंग अपग्रेड हो जाती है। महिला का ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 में बदल सकता है। तो ये डीप एंडोमेट्रियोसिस जब होता है किसी महिला को तो हम लैप्रोस्कोपिकली इसको एडिसोलाइसिस कहते हैं, मतलब कि अंदर चिपकी हुई जो जितने ऑर्गन हैं उसको साफ करके ठीक करना, अंदर खून की गांठें जो हैं उनको ड्रेन करना, नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को बचाना। तो आपकी जो अंडेदानी है, आपका यूट्रस है, इनको हम सब कुछ बचाते हैं और जितना सिर्फ खराब टिश्यू है, सड़ा गला और खून की गांठें हैं, सिर्फ उनको निकाला जाता है। तो इनको हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज भी कहते हैं। ये सर्जरीज सिर्फ स्किल एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन को ही करनी चाहिए जो स्किल्ड हो और ट्रेंड हो इस सर्जरी में, क्योंकि इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का उनकी आपकी फर्टिलिटी पे और आपके गर्भ धारण करने की आसानता पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए जब आप सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको सबसे पहले तो दर्द में बहुत आराम मिलेगा, उसके अलावा आपके अंदर जो जितनी गांठें हो गई थी खून की वो सब भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हर चीज़ में एक लेकिन होता है। तो एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस एक रेकरेंट प्रॉब्लम है, मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बार बार आपको हो सकती है। एक बार आपने थेरेपी ले ली, एक बार आपने सर्जरी करा ली, तो आप ये मत समझिए कि कभी वापस नहीं आ सकती, है ना। मैं आपको कुछ भी कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ों को समझ के उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। अगर कोई महिला एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है तो उसे पता होना चाहिए कि ये बीमारी उसके पूरे जीवन उसके साथ रहने वाली है। इसीलिए आप बार बार अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और बीमारी को कंट्रोल करके रखिए। जब कोई महिला सर्जरी करवाती है उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना टाइम गैप हमें मिल रहा है जिसमें उसको बीमारी नहीं है, डिजीज़ फ्री इंटरवल, उसमें वो गर्भ धारण कर ले। तो ये महिलाएं जिनके बच्चे नहीं हैं और जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, सर्जरी के बाद उनको नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम कभी कभी बिना सर्जरी के भी दे सकते हैं। अगर कोई महिला है जिसमें छोटी सी गांठ है
या उसमें हम कहते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स हमने टेस्ट करी और खुली हुई हैं और बहुत माइल्ड डिजीज़ है, तो उनमें भी हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन एंडोमेट्रियोसिस। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में बहुत जटिल भी होता है, क्योंकि इन महिलाओं में कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे कुछ ना दिखने के बावजूद भी अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें सब फर्टिलिटी हो जाती है। मतलब कि कुछ भी ना मिलने की वजह से, कोई कारण ना दिखने के बाद भी महिला कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये कभी हम कहते हैं सटल, मिनिमल या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस। तो उसमें हम क्या करते हैं, दवाइयाँ चलाते हैं और साथ साथ में अंडा बनाने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन, और साथ में IUI की प्रक्रिया भी करी जाती है। तो ये महिलाएं, कई सारी महिलाएं इस प्रोसीजर से कंसीव कर जाती हैं एंड बहुत अच्छी उनको इससे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर कोई महिला है जिसकी सर्जरी हो चुकी है या उसकी स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है, तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ये जो सिंपल इनफर्टिलिटी के हमारे ट्रीटमेंट है, ये ज़्यादातर इनमें कारगर नहीं रहते और इन महिलाओं को IVF का रास्ता लेना पड़ता है, IVF का सहारा लेना पड़ता है। और हम देखते हैं कि IVF एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो कई महिलाएं जो दर्द से, निसंतानता से बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, तो उन लेडीज़ में आप सबसे पहले पेन रिलीफ के लिए जाइए और जब आपका दर्द ठीक हो जाए उसके बाद आप तुरंत अपनी फर्टिलिटी के लिए जाइए। तो ट्रीटमेंट लीजिए और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस में जल्द से जल्द हम लोग IVF स्टार्ट करते हैं। IVF में भी कुछ जटिलताएं हमें आती हैं। तो IVF में एंडोमेट्रियोसिस में क्या जटिलताएं आ सकती हैं? सबसे पहली चीज़, कभी कभी आपके अंडेदानी बार बार खून की गांठों की वजह से बहुत हार्ड हो जाती है और उसमें जो नॉर्मल नेचुरल अंडे हैं वो नहीं पनप पाते। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि अंडे की मात्रा और अंडों की क्वालिटी में बहुत एक फ़र्क आ जाता है और उनकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस में कई टॉक्सिन्स और कई हम लोग कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स निकलते हैं हमारे खून की गांठों से जो अच्छे अंडे को भी ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अंडे की हेल्थ। तो आप IVF जब शुरू करते हैं उसमें भी आप पहले एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, अपनी बीमारी को दबाइए दवाइयों से और उसके बाद स्टिमुलेशन स्टार्ट करिए ताकि जो अंडे पनपें उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मात्रा में हो। उसके बाद सेकंड डिफ़िकल्टी जो हमें IVF में आती है वो है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि अंडों की क्वालिटी में कभी दिक्कत आ सकती है। तो हम देखते हैं कि इसमें DNA फ्रैगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि अंडे की क्वालिटी में कमी होती है और कई बार अगर ये एम्ब्रियो बन भी जाते हैं तो उनकी क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर हो सकती है। तो इसलिए ये IVF में भी जो सक्सेस रेट है, इट इज़ नॉर्मली अगर हम मानते हैं कि 70 to 80% सक्सेस रेट एक नॉर्मल कपल में हो सकता है, तो एंडोमेट्रियोसिस के कपल में IVF की सक्सेस थोड़ी कम 50% तक की भी हो सकती है। लेकिन इसमें उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। IVF से कई कपल्स फर्टिलिटी उनकी ठीक हुई है और उन्हें बच्चे की प्राप्ति भी हुई है। तो जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है इन कपल्स में तो हम लोग ICSI का भी सहारा लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आ सकती हैं। एक और प्रॉब्लम जो आ सकती है वो है जब हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इन लेडीज़ को तो कभी कभी खून की गांठें भी पनपती हैं। तो कभी कभी खून की गांठों को भी हमें ड्रेन करना पड़ता है ओवम पिकअप के टाइम पे और उसके वजह से खून की गांठें या थोड़ा सेप्सिस भी हो सकता है और महिला को और महिलाओं के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी होने के बाद भ्रूण का अबॉर्शन के रिस्क भी थोड़े बढ़ जाते हैं, इसीलिए प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस खूबसूरत महिलाओं की बीमारी है। ये जो प्रॉब्लम है ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है और जिन महिलाओं में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है वो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आप अपनी खूबसूरती का ध्यान रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं या आपको यौन संबंध के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है या आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो आप हिचकिए नहीं, आप देर मत करिए,
आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांचें कराइए और अगर एंडोमेट्रियोसिस से आप ग्रसित हैं तो उसका इलाज लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।